नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के अंतर्गत आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आए। इससे पहले हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 6 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट को मॉडल पेपर्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और उनसे संबंधित कोर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पिछले मॉडल पेपर के विशेष प्रश्न के उत्तर से। तो यहाँ पर हमने पिछले मॉडल पेपर में जो एक विशेष प्रश्न पूछा था, सहायक संधि की शुरुआत किसने की। 4 ऑप्शन आपके पास थे, डलहौजी, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना था। तो सहायक संधि की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब बढ़ते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई स्टेपी को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई स्टेपी को किस नाम से जाना जाता है। स्टेपी एक वनस्पति होती है जिसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कारागांडा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कारागांडा कजाकिस्तान में है जो कि कोयला के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है, टैगा प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्राकृतिक प्रदेश में शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कायाक तथा उमियाक क्या है, यह किस प्राकृतिक प्रदेश की मुख्य विशेषता है। कायाक और उमियाक विशेष प्रकार की नाव होती है जिस पर बैठकर एस्किमो जनजाति के लोग मछली पकड़ते हैं। याद रखिएगा, कायाक और उमियाक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पूरी संभावना है आपकी परीक्षा में आने की। कायाक और उमियाक एक विशेष प्रकार की नाव होती है जिस पे बैठकर एस्किमो जनजाति के लोग मछली पकड़ते हैं। यह टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता होती है। कभी कभी ये भी पूछ दे कि एस्किमो जो जनजाति है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो वो टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। कम लंबाई के सदाबहार वृक्ष एवं झाड़ियां, कॉर्क, जैतून, सहतूत, ओक, नींबू, संतरा, सेब, रेडवुड इत्यादि वनस्पतियां भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरीय कृषि क्या है। स्थानांतरीय कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। मतलब एक भूमि है जिस पर कृषि की जा रही है, उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस कृषि को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर कृषि करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी कृषि को स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। पहले के चुने गए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। आमतौर पर 10 से 12 वर्ष की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित होकर सफाई और कृषि के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जो टुकड़ा हम पहले छोड़ चुके हैं उस पर कम से कम 10 से 12 वर्षों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो पुनः आ सके। झूम कृषि एक प्रकार की स्थानांतरीय कृषि का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दे स्थानांतरीय कृषि का उदाहरण लिखो तो झूम खेती या झूम कृषि। अगला प्रश्न है, सीसी मक्खियों से ग्रस्त कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है। बहुत बार बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, वो है सवाना प्राकृतिक प्रदेश। पृथ्वी के धरातल को कितने भूखंडों में विभाजित किया गया है। 7 भूखंडों में। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 हैं जिन्हें हम महाद्वीप भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप और सबसे कम जनसंख्या वाले महाद्वीप का क्या नाम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप हैं एशिया
और सबसे कम जनसंख्या वाले ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का संकेंद्रण किन किन भागों में अधिक सघन है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का सघन कहाँ है, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अफ्रीका महाभूखंड में सघन जनसंख्या मिस्र की नील नदी की घाटी, भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, कीनिया, इथोपिया के पठार, पश्चिमी गिनी तटीय भागों में मिलती है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या रहती है, मतलब जनसंख्या का सघनता बहुत अधिक है। सघनता मतलब होता है कि एक एरिया में अधिक से अधिक लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं सघनता। इनमें सर्वाधिक घनत्व नील नदी की घाटी व डेल्टा प्रदेश नाइजीरिया के दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। तो इतने एरियाज हैं अफ्रीका में जहाँ पर जनसंख्या सघन रूप से रहती है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में जल शून्यता क्यों है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत वर्ष के प्रत्येक महीने जमा रहती है। यहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। बर्फीली तूफान हवाएं, तेज शुष्क व शीत हवाएं चलती रहती हैं जो मानव जीवन के लिए प्रतिकूल हैं। अतः इस महाद्वीप पर जन शून्यता है। इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वहाँ हवाएं शीत हवाएं चलती हैं, इस कारण वहाँ मानव का रहना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले देशों में वृद्धि के क्या कारण हैं। जहाँ पर बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है वहाँ पर वृद्धि के कारण क्या है। मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। अशिक्षा के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है, जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे ये जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी अफ्रीकी देश और एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हैं जहाँ पर बहुत ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही। अगला प्रश्न है, वैश्विक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों के नाम लिखो। वैश्विक जनसंख्या वितरण मतलब क्या है कि विश्व में कहाँ कहाँ जनसंख्या रह रही है, ये इसका मतलब है वितरण। वैश्विक जनसंख्या वितरण मतलब विश्व के कौन कौन से जगह पे जनसंख्याएं रह रही हैं, इसका मतलब है वितरण हो गया है वैश्विक जनसंख्या का। तो इसके कारण क्या है, इनको कौन से कारण प्रभावित करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, जहाँ पर जन्म दर अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। मृत्यु दर जहाँ अधिक होगी वहाँ जनसंख्या कम होगी, जहाँ मृत्यु दर कम होगी वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। प्रवास की परिस्थिति, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, रोजगार के वहाँ अवसर कितने हैं, संसाधनों की कितनी उपलब्धता है, इन सब बातों पर जनसंख्या वितरण प्रभाव, ये सब कारण हैं जो वैश्विक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं, विश्व के किन्हीं 4 संचार के आधुनिक साधनों के नाम लिखो। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट आदि। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन नगरों को जोड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। पर्थ से सिडनी नगरों को जोड़ता है, यानी हम कह सकते हैं पर्थ से सिडनी जाता है। अगला है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। यह पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से मिलाता है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के उपरांत पुनः उपयोग उनका नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लिया गया फिर उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। भूगर्भ से प्राप्त होने वाले सभी खनिज इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट आदि। ये हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन, मतलब जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला के किसी एक प्रमुख प्रकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कार्बन की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर कोयला के मुख्य 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पर किसी एक का संक्षिप्त परिचय देना है तो हम एंथ्रासाइट के बारे में बताते हैं। यह कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। इस कोयले में कठोरता व सघनता अत्यधिक होती है।
इसमें प्रायः नमी ना के बराबर होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 95% तक होती है। यह गहरा काला व चमकदार होता है। यह नीली लौ के साथ जलता है और धुआं रहित ज्वलनशील पदार्थ होता है। देखिए, ऐसी अगर विशेषताएं अगर आप किसी की बताना चाहते तो अगर हम पॉइंट वाइज लिख देंगे तो जो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे उसमें एग्जामिनर आपको 2 नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा करिए कि हम अगर पॉइंट वाइज लिखने वाला आंसर है तो उसको आप पॉइंट वाइज ही लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ने में भी आसानी रहती है। एग्जामिनर के जो पैराग्राफ होता है उसमें एग्जामिनर भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। एग्जामिनर भी सोचता है पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अगर जहाँ 2 नंबर भी देने आप अच्छे से अच्छा भी लिख रहे हैं तो पता चला उसमें भी आपको 1 नंबर दे दिया। अगर आप पॉइंट वाइज लिख देंगे तो पॉइंट वाइज देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखो। तो लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत में पाया जाता है, जबकि लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत तथा रूस। वितरण और उत्पादन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, और अगर आप यूपी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विशेष प्रश्न है वो आप देख लीजिए, टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ, ये आपको बताना है। 1824, 1834, 1844 या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप पहले के वीडियोज़ देख रहे हैं तो इसका उत्तर आप ज़रूर बता पाएंगे। नीचे कमेंट में हमें उत्तर ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, इससे संबंधित आपको कोई समस्या या सुझाव है वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।